अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक बड़े दिलचस्प इशू के ऊपर, तलबा तंजीमें, स्टूडेंट यूनियंस। गुज़श्ता कुछ दिनों में आपने ये न्यूज़ भी आपकी नज़र से गुजरी होगी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा ने कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के साथ एक MOU साइन किया था, या आप कह लें कि एक उन्होंने अपनी कंसेंट दी थी कि जी वहाँ पर स्टूडेंट यूनियंस बहाल होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं उसी का तसलसल शायद आगे बढ़ रहा है कि वज़ारत तालीम ने एक आला सतह की कमेटी तश्कील दी है। ये 14 रुकनी कमेटी होगी जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स होंगे, माहिरीन तालीम होंगे, जो कि सिफारिशात मुरतब करेंगे कि मुल्क में तलबा यूनियंस के ऊपर जो पाबंदी है उसको किस तरह से बहाल करना है और इस सिलसिले में मज़ीद क्या किया जा सकता है। अब हमें याद है कि ज़िया के दौर में तलबा यूनियंस के ऊपर पाबंदी लगी और उसके बाद उस तरह मुनज़्ज़म तरीके से तो नहीं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तलबा यूनियंस हैं लेकिन उनकी शक्ल हैयत के ऊपर कुछ सवालात भी उठते हैं। लेकिन ये जो तलबा यूनियंस होती हैं ये नर्सरीज़ के तौर पे भी देखी जाती हैं। जमहूरी सियासी निज़ाम और थॉट प्रोसेस को स्टूडेंट्स के और नई नस्ल के शार्प करने के लिए, शेप अप करने के लिए। तो इस सिलसिले में अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानते हैं। इसके लिए सवाल हमने कुछ यूँ तरतीब दिया है कि तलबा तंजीमें बहाल ना होने से माशरे को नुकसान क्या हो रहा है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, महमल सरफराज साहिबा, उमर चीमा साहब और एजाज सैयद साहब भी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। एजाज, सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, क्या समझते हैं ये अच्छा कदम है कि स्टूडेंट यूनियंस को बहाल करने का फ़ैसला किया जा रहा है या इसके ऊपर गौर हो रहा है? लेना बहुत बहुत शुक्रिया। लेना, सबसे पहले तो इस सवाल की तारीफ़ कि ये सवाल रखा गया आज के इस शो में। मामला ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत बिल्कुल नहीं रही। जब थोड़े थोड़े जमहूरी अदवार भी आते रहे तो तब भी गैर जमहूरी हुकूमतें सियासी हुकूमतों को कंट्रोल करती रहीं। जब थोड़े थोड़े जमहूरी अदवार रहे भी तो तब भी हमने देखा कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होते थे, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट है वो नहीं होती थी। जो तलबा यूनियन है वो ख़त्म कर दी गई थी। तलबा यूनियन को हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में एक नेगेटिव प्लेटफॉर्म के तौर पर उजागर किया गया है। लोगों के ज़हनों में ये बात डाली गई है कि आपने कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में जाना है तो वहाँ पर तलबा पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना। हालांकि पूरी दुनिया में ये जो तलबा पॉलिटिक्स है, अमेरिका में चले जाएं, बरतानिया में चले जाएं, ऑक्सफोर्ड का हवाला हम बड़े देते हैं, बर्कलेज का हवाला देते हैं, बैनुल अक़वामी तालीमी इदारों का हवाला देते हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल यूनियन पॉलिटिक्स मौजूद है। पाकिस्तान की तारीख़ में जिस प्राइम मिनिस्टर ने या जिस सियासी शख्सियत ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दिया है पाकिस्तान की तारीख को ऑब्जेक्टिवली, वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं। वो यूनियन की प्रेसिडेंट थी, ऑक्सफोर्ड यूनियन की प्रेसिडेंट थी। यहाँ पर हुआ ये है कि पहले तो लोगों के ज़ियाउल हक़ साहब के दौर में तलबा यूनियन पर पाबंदी लगाई गई और लोगों को सियासतदानों के हवाले से और तलबा की सियासत के हवाले से एक नेगेटिव इमेज जो है वो पोर्ट्रे किया गया। फिर हमने देखा कि नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे किया गया, उसको जो मीडिया है उसने जो रियासत का जो बयानिया था उसको आगे बढ़ाया और साबित करने की हमेशा कोशिश की कि जो तलबा की सियासत है ये गलत है। बाज़ मामलात में कुछ मिस यूज़ भी की गई, जो तलबा की पॉलिटिक्स को बाज़ एलिमेंट्स ने उसे मिस यूज़ भी किया। लेकिन अगर आप ब्रॉडर फ़ायदा देखें तो बिल्कुल ब्रॉडर फ़ायदा इसका है कि पाकिस्तान की जो नेशनल लैंडस्केप के ऊपर अगर आपने अच्छे सियासतदान लाने हैं तो उनकी जो नर्सरी है वो तलबा यूनियन है और लोकल गवर्नमेंट है। आप जब तक तलबा यूनियन और लोकल गवर्नमेंट को मजबूत नहीं करेंगे, आपकी जो नेशनल लेवल की जो कोहिजन है वो भी नहीं होगी और नेशनल लेवल के ऊपर ना तो आपकी डेमोक्रेसी मजबूत होगी, ना लोगों को राइट्स मिलेंगे। और जब डेमोक्रेसी और लोगों को राइट्स नहीं मिलेंगे, डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी, तो मुल्क में मसाइल पैदा होंगे और उन मसाइल का जो सामना है आज हम देख रहे हैं। आज भी आप देखिए
कि नेशनल लेवल पे जिन लोगों ने जो लोग अच्छा इनपुट देते हैं उनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं माजी में तलबा सियासत से मिलता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा फैसला है। काजी फायज ईसा साहब ने ये जो फैसला किया है, अलीना, ये जानना आपका बहुत ज़रूरी है कि जो ये इस्लामाबाद की जो यूनिवर्सिटी इसके सिंडिकेट के मेंबर हैं। इसका कानून जब पहली दफ़ा बना था तो उसके सिंडिकेट में जो वाइस चांसलर हैं वो उसके हेड है, सिंडिकेट के हेड हैं, और जो चीफ जस्टिस हैं वो उसके मेंबर होते हैं, आम मेंबर होते हैं। और ये देखिए कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि आखिरी चीफ जस्टिस जो यहाँ पर सिंडिकेट का इजलास अटेंड करने इन पर्सन आया था वो जस्टिस भगवान दास थे। उनके बाद कोई चीफ जस्टिस यहाँ पर नहीं आया इन पर्सन। काजी फायज ईसा साहब अब आए हैं। एक दफ़ा उमर अता बंदयाल साहब ने ऑनलाइन एक मीटिंग की थी तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का इन पर्सन वहां पर जाना और एक आम मेंबर की हैसियत से बैठना बहुत अच्छी बात है। 2017 में इसके ऊपर सेनेट में एक जो यूनियन की तलबा यूनियन के वाले से सेनेट में करारदाद मंजूर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक हुक्म भी आ चुका है, लेकिन ये नहीं होता। इसकी वजह भी गैर जमहूरी कुव्वतें हैं और हमारी अपनी नालायकियां भी हैं। ठीक है, लेकिन महमूद अनफॉर्चुनेटली ये भी देखा गया कि खासकर जैसे हमने लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में देखा, यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में अब हम देखते हैं कि बहुत से एलिमेंट्स हैं या बहुत से ग्रोह हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं और इसको एक्सप्लॉइट भी करते हैं। कुछ हमने देखा कि रेडिकलाइज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स को तंग किया जाता है। इस सिलसिले में आप क्या तजवीज़ देती हैं, किस तरह से इसको शेप अप किया जाए कि ये मामला बेहतर ही रहे, एक्सप्लॉयटेशन की तरफ ना जाए? देखिए अलीना, पहली चीज़ तो ये है कि एक्चुअली कितनी दहाइयों से स्टूडेंट यूनियन के ऊपर बैन लगा हुआ है। तो ये जो सारा जो मनफी प्रोपेगेंडा है कि वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, रेडिकलाइज हो जाते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथों इस्तेमाल हो जाते हैं, दूसरी जो चीज़ें, ये एक मनफी प्रोपेगेंडा है ताकि ये बैन जो है ये हटाया ना जाए। और मैं आपको ये बात कहूँ कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आइनी बैन है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें गैर आइनी होते हैं और हम उसके ऊपर बोलते ही नहीं हैं। लेकिन ये अगर आपने जमहूरियत को मारना हो तो ये उसका एक बहुत बड़ा स्टेप है कि आपने तलबा यूनियन के ऊपर इस तरह से आपने बैन लगाया हुआ है जो कि गैर आइनी बैन है और आप उनको सियासत नहीं करने देते। मैं आपको ये याद दिलाती जाऊं कि 2019 में स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च हुआ था, तो उसके अंदर जो है वो जो स्टूडेंट जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, और वो एक्चुअली ये अमार अली जान साहब और हकूक़ खल्क मूवमेंट वगैरह, उसके अलावा और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो इसके अंदर इन्वॉल्व थे और वो चाह रहे थे कि स्टूडेंट यूनियंस की बहाली हो। उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी, उनके ऊपर सेडिशन लग गई, पर्चे हो गए, कुछ अरेस्ट भी हो गए। यानी कि वो निकाल रहे थे अपने हकूक़ के लिए, एक उन्होंने मार्च की, उन्होंने कहा कि तलबा यूनियन बहाल होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के राइट्स की बात की, और उसके बाद जो उन्हीं के ऊपर इस तरह। तो ये हमारी जो स्टेट है, रियासत जो है, जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन के निज़ाम के अंदर, जो कि स्टूडेंट्स हैं, ये उनके साथ इस तरीके से करते हैं। आप मुझे ये बताइए अलीना कि आप, यानी कि हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जी हमारी डिक्लाइन हो रही है तालीम के निज़ाम में, हमारी तो जो यूनिवर्सिटियां हैं वो रीजनल, मतलब इंटरनेशनल क्या, रीजनल यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में कुछ नहीं करती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह किसी ने सोची? उसकी वजह यह है कि जो स्टूडेंट सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं तालीमी निज़ाम के अंदर, आपने उनको बाहर रखा हुआ है। उनकी ग्रीवेंसेस के लिए कोई फोरम नहीं है, उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई फोरम नहीं है। ये स्टूडेंट यूनियंस एक्चुअली इसलिए होती हैं कि वो अपनी ग्रीवेंसेस, अपनी चीज़ें, अपने मसाइल को हाईलाइट कर सके। वैसे ये कहते हैं कि जी इसलिए ये बैन किया था ताकि वो सियासत में हिस्सा, सियासी सरगर्मियों में ना हिस्सा ले सके और पढ़ाई पे तवज्जो दे। वैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर वीसी के अपॉइंटमेंट्स लेके, क्लर्क की अपॉइंटमेंट्स लेके, हर बंदे तक तो चीज़ पोलिटिसाइज्ड है, उस सारे पे तो पॉलिटिक्स होती है। आपने बेसिकली रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स, ग्रास रूट्स लेवल की पॉलिटिक्स, और आप लोगों ने वो सब बैन करके कि एक जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, आपने कहा कि नहीं, रियासत, ये जो स्टूडेंट्स हैं इनकी क्रिटिकल थिंकिंग को बंद कर दें और जो स्टेट की ओबीडियंस वाला जो है ना, वो वाला मवाद तैयार करें। जो वहाँ पर डिस्कशंस होती हैं
वो सब की सब स्टेट सैंक्शनड होती है, यानी कि स्टूडेंट यूनियन से एक्चुअली डिबेट, क्रिटिकल थिंकिंग, इन चीज़ों में काम करते हैं। और एक चीज़ अलीना मैं ज़रूर यहाँ पर कहती जाऊँगी कि यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनियन में जाने का हमारे सारे वज़ीर आज़म और लीडर्स और इन सबको बहुत शौक होता है, हार्वर्ड में भी जाना है, फलानी जगह भी जाना है, उन्होंने वहाँ बड़ी बड़ी बातें करनी है। अपने मुल्क के अंदर स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर कोई बात नहीं करते, उनकी बहाली के, उनके हकूक के लिए बात नहीं करते। तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा जो हमारा डिलेमा है इस वक्त एक्चुअली जो है वो ये है कि मेयार भी, बट क्या अमली तौर पर सिफारिशात तो कमेटी बना दी गई है, सिफारिशात भी मांगी जा रही है, लेकिन क्या अमली तौर पर? अलीना सिर्फ एक चीज है, आपको याद होगा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो केसेस हुए फीमेल्स के यूनिवर्सिटीज के अंदर, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो, अगर स्टूडेंट यूनियंस होती तो ये जो कमेटीज होती, इनकी रिप्रेजेंटेशन होती, इस तरह के मसाइल को जिस तरीके से उजागर किया जाता है, इसके अंदर बहुत पॉलिटिक्स होगी। मिसाल के वाकये में आप देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से स्टूडेंट यूनियंस थी, उनके स्टेक होल्डर्स उन पर बात ही नहीं कोई कर सका स्टूडेंट्स। तो ये बहुत बड़े मसाइल है हमारी सोसाइटी। अच्छा, क्या अमल दरामद हो पाएगा इसके ऊपर, अमली तौर पर कुछ हो पाएगा? सिफारिशात तो मुरतब की जा रही हैं, ऑल्सो मजीद भी इसके ऊपर पहलू हैं जिनके ऊपर बात करने की जरूरत है एक ब्रेक के बाद। स्टूडेंट यूनियंस तलबा तंजीमें बहाल करने से मुतल्लिक कमेटी तश्कील दी गई है जो कि सिफारिशात पर गौर करिए। इसी के ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों की हम तजावीज़ जान रहे हैं और उनकी राय जान रहे हैं। न्याई साहब, मेरे लिए तो बड़ा ये नॉस्टैल्जिक फीलिंग है जी। मैं इसी कहना यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ और प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, और मैं इस प्रेसिडेंट के नाते से यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का मेंबर भी था। और ये जो एक प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज है गवर्नमेंट की या फेडरल यूनिवर्सिटीज है, उसी बलिहाज उस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो है उसका मेंबर होता है, और नीचे हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनमें से हर यूनिवर्सिटी में एक जज मेंबर होता है। यहाँ पे अमीर भट्टी साहब जब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने ओहदा नहीं छोड़ा और वो उन्होंने कंटिन्यू किया। जब मैं था तो उस वक्त जस्टिस याकूब अली खान जज थे, और उसी मेरे ही टेन्योर के अंदर वो चीफ जस्टिस बन गए थे, उन्होंने भी नहीं छोड़ा था, ही कंटिन्यूड। ये पोजीशन वैसे एक जज की होती है जो एक आम जज को तैनात कर दिया जाता है। जब काई साहब को मेंबर बनाया होगा तो बंदियाल साहब ने इसलिए बनाया होगा कि चलो यार इस तरह के काम इनके जिम्मे लगाया जाए और हम मुल्क को कौमी किस्म के फैसले करें। तो काई साहब ने एक अच्छा काम किया है, ये बड़े ऑनरेबल काम है कि उन्होंने चीफ जस्टिस बनने के बाद भी इसको कंटिन्यू किया। और मेरे लिए खुशगवार हैरत थी कि एज ए चीफ जस्टिस जो है शुरू हुई पहले हफ्ते 10 दिन के अंदर ही यूनिवर्सिटी में जिस पर सिंडिकेट की मीटिंग हुई तो बनफसर फीस तशरीफ लिया। देखें, एक तो मुआशरे की एल्स, हम करते क्या है कि अगर मुआशरे के जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि पूरा मुआशरा उसकी गिरफ्त में है, और वो उसको हम फिर उसको फिक्स कर देते हैं कि नहीं ये तो यहाँ पे ये काम किया तो ये हो गया। पहली बात यह है कि आपने जो बातें की हैं या हमारे जिस तरह की बातें हुई हैं कि जी स्टूडेंट के साथ जो है वहाँ पे टेंशन हो जाती है, पोलराइजेशन हो जाती है, फसादात हो जाते हैं, तो मुझे बताएं किस मौके पे ये फसादात कम हुए? कायदा यूनिवर्सिटी जो थी 4-5 महीने बंद रही है, क्या स्टूडेंट यूनियन थी? नहीं। ये अभी कोई 1.5-2 महीने पहले बहुत बड़े बंदे डॉक्टर नियाज अख्तर साहब को बनाया गया कायदा यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, उन्होंने जाके यूनिवर्सिटी खुलवाई है 5-6 महीने के बाद, जो पाकिस्तान के अंदर रिसर्च का और एक बहुत बड़ा मरकज था, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। कायदा यूनिवर्सिटी मेरिट पे पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। तो ये क्यों बंद रही? स्टूडेंट यूनियन तो नहीं थी। स्टूडेंट यूनियन जब आएंगी तो प्रॉब्लम इसी तरह के होंगे लेकिन किसी और डोमेन में होंगे। यहाँ से कितने स्टूडेंट लीडर पैदा हुए, जावेद हाशमी देख ले, लियाकत बलोच देख ले, परवेज शीर देख ले, ख्वाजा साद रफीक देख ले, मैं कहता हूँ नाम ले लूं यहाँ पे तो आप हैरान रह जाएंगे। फिर स्टूडेंट्स का रोल बड़ा पॉजिटिव रोल है। ऐसे हसन इकबाल साहब हैं, ये जो मेरे से सीनियर है तो मुझे असपर है ना, हफीजुल्लाह नियाजी। अच्छा अच्छा, उसमें देखें कि बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरे पास बहुत नाम है, रजा रब्बानी, पता नहीं सीनियर से जूनियर से। अच्छा, हमारे वक्त में ये चीज पीक पे पहुंची थी, कोल्ड वॉर का जमाना था, लेफ्ट राइट की लड़ाई थी। हकीकत है अलीना, मेरे जो बेस्ट रिलेशन है ना, बेहतरीन दोस्त है, वो लेफ्ट और राइट दोनों के हैं। और उनमें एक चीज बड़ी कॉमन थी
एक आइडियलिज्म था। मैंने अपने दफा ना इस्लामी तलबा में और ना लेफ्ट के अंदर देखा है कि जो किसी जाती मनफत के लिए, जाती फायदे के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हो, हर कदर एक आइडियलिज्म था। हम हमारे ख्याल में पाकिस्तान एक इस्लामी मुमलिकत बन जाएगा तो हमारा आखिरत भी बन जाएगी, ये जहां भी बन जाएगा। लेफ्ट के लोग समझते थे कि गरीब पिस किया है और एक सुर्ख इनकलाब आएगा। यकीन आने किसी को ना उहदा चाहिए था, ना कोई सदर बनना चाहता था, ना कोई जनरल सेक्रेटरी बनना चाहता, बल्कि इलेक्शन आते थे तो वो भी अपने उनमें से उनको लाते थे कि भाई जो प्रेजेंटेबल हो और जो इलेक्शन लड़ सके। कोई बंदा कैंपेन चला के नहीं आता था, कोई बंदा उसके अंदर दखल नहीं देता था। एक आइडियलिज्म के माहौल में था। मैं तो चेरिश करता हूँ कि अल्लाह मियां वो वापस जमाना ले ले जिसके अंदर इतना आइडियलिज्म था। कोई बंदा, कोई प्रैग्मेटिज्म था ही नहीं कि ये फायदा है, ये फायदा है, इससे मुलाकात हो जाएगी, फलां स्टूडेंट लीडर बन जाऊंगा। एक बड़े ही डेडिकेटेड किस्म के नजरियात होते हैं, इसलिए हमारे साथ लड़ाइयाँ भी होती थी, लेकिन बहुत ही एहतराम का रिश्ता था कि एंड ऑफ द डे हमें पता था कि ये लोग जो है ना, लेफ्ट के लोग जो है उनके अंदर वो चीजें नहीं है जो मुआशरे की एल्द है या हमारे अंदर है। तो क्राइसिस ये जी कि जब 1960 के अंदर अयूब खान एक बड़े काला कानून लाए थे, यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस, तो वो स्टूडेंट लीडर ही थे, बारकुल्ला खान, अहमद कसूरी, सिकंदर अयाद खान, शौकत अयाद साहब को बेटा, ये इतने थे कि इन्होंने अयूब खान को माशाल्लाह के अंदर घुटने टिकवा के यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस वापस कराया था। अच्छा, ये जो यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस इसके बाद ये सारे चीफ जस्टिस भी मेंबर है, ये जस्टिस कुछ सिफारिशात देंगे आपने आजी साहब? यकीनन आपका एक्सपीरियंस, हम सब इससे फायदा उठाते हैं, हमें तजावीज दे सर। अलीना, हकीकत ये है कि ये कैच 22 सिचुएशन है। अब वहां पे इलाकाई तंजीमें बड़ी पनप गई हैं और ये वो जुर्म है जिन्होंने किया है कि वहां पे नजरियाती तारीख तंजीमों खत्म करके बलोच है, पश्तून है, सराइकी है। एग्जैक्टली ये मसला है जिनको मैं अच्छे अल्फाज में, हाँ, जब भी आप सियासत खत्म करेंगी, चाहे मुल्की सियासत खत्म करेंगी, इलाकाई तंजीमें पनपेंगी, जैसे मछली पाकिस्तान रहता हो गया, बलूचिस्तान के अंदर एक शोरश बरपा है। ये जब एक जो फेडरल पॉलिटिक्स होती है, जब बड़ी सियासत होती है यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी का नो एक्सेप्शन। मेरा ख्याल है क्योंकि आपका आवे काबा बिगड़ा हुआ है। मैंने ये वाइस चांसलर साहब से पूछा कि काजी साहब के साथ उनकी मुलाकात, उसका मैं डिटेल लिया डॉक्टर नियाज अख्तर साहब, जो के पीछे 12-13 साल से पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल फैसलाबाद सबके वाइस चांसलर रह चुके हैं। उनसे पूछा, वो बड़े ही मुतासर तो उन्होंने कहा जी काजी साहब ने कहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब बात है कि आप लोगों को प्रैक्टिकली बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। अब ना वो इज्जत रही है स्टूडेंट के दिल में, इस की बहुत माशरे का जो बिगाड़ है वो स्टूडेंट्स आर नो एक्सेप्शंस और एक ऐसे डेन बन गए। मैंने कहा ये भी आपने कमाल किया है कि आपने यूनिवर्सिटी को खुलवा दिया है, चलवा दिया है बंद यूनिवर्सिटी को, लेकिन ये मुझे डर है कि ये जैसे आपने शुरू किया एक नया पंडोरा बॉक्स आएगा, लोगों को करना नहीं आएगा। मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त इस्लामी तलबा या लेफ्ट की कोई तंजीम जो है वो इस तरीके से इन रोड बना सकेगी या मजबूती से उनको पकड़ सकेगी, सिवाय इसके कि इन ग्रुप्स के साथ वो ब्लैकमेल होती रहेगी। उमर, आप भी इसमें ऐड कीजिएगा। अलीना, एक तो हम ज़्यादातर बात कर रहे हैं जनरल ज़िया-उल हक के हवाले से कि जनरल ज़िया-उल हक ने पाबंदी लगाई। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि जनरल ज़िया का जब उन्होंने पाबंदी लगाई तो उस टाइम उनका बेटा खुद मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था और वो उधर यूनियन में बहुत ज़्यादा एक्टिव था और उन्होंने इस बारे में एग्जाम्पशन चाहिए, बेटे के हाथों मजबूर हो गए कि चलें जिस जगह पे वो है उधर पाबंदी नहीं लगाते, बाकी जगहों पे लगा लेते हैं। तो उधर के जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे उसने कहा जी पाबंदी तो सब पर लगेगी, वो जो एडमिनिस्ट्रेटर वो भी फारग हो गया। ये तो इधर एक साइड स्टोरी है, लेकिन जो असल में मैं बात करना चाह रहा था कि अगर जनरल ज़िया ने पाबंदी लगाई तो उसके बाद जब जनरल ज़िया के जाने के बाद हमने जो काम करना होता है ना, हम कहते हैं जी कि वो ये मार्शल की बाकियात है, ये किसी आमर की बाकियात है, उस पे सियासी जमातें क्यों कुछ नहीं कर सकी। उसकी एक वजह जो मुझे नज़र आती है, एक तो ये है कि उनके लिए सियासी जमातों के लिए भी जमहूरियत ये है कि जिधर उन्हें पावर मिलती है तो उधर जमहूरियत उनके लिए ख़त्म हो जाती है, बाकी लोग जो हैं वो उनके लिए कोई जमहूरियत इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं। लेकिन एक और जो एलिमेंट है इसमें और जिसकी तरफ नियाज़ी साहब ने भी इशारा किया है, ये जो ये सियासी बुनियादों पर जो है, यानी कि नियाज़ी साहब तो ज़्यादा इलाकाई जमातों की बात कर रहे थे। मेरा जो एक एतराज़ है वो ये भी है कि उधर ये सियासी जमातों के पॉलिटिकल ये जो इनके आर्म्स हैं, स्टूडेंट आर्म्स, ये नहीं होने चाहिए
कि ये पहले जमीयत जो है वो पहले ज़माने की है, उस टाइम से चली आ रही है। हाँ, उस टाइम जो अगर कोई नज़रियाती थी तो उस टाइम एक नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन थी। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए तो उस टाइम वो पीपल स्टूडेंट फेडरेशन भी एक बन गई। ये जो जमात इस्लामी के अमीर थे मुनव्वर साहब, ये नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के लीडर थे, जो लेफ्ट की एक बहुत बड़ी एक स्टूडेंट विंग था। अब ये है कि उसके बाद अभी भी जो हम जब एग्जांपल्स देते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ की, तो हमने कभी ये नहीं सुना कि उधर कोई डेमोक्रेट्स का कोई स्टूडेंट विंग है या कोई उधर रिपब्लिकन है उनका स्टूडेंट विंग है। ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये होंगे, एक तो हमारी जमातों की अपनी जो नज़रियाती साख है या नज़रियाती बुनियाद है वो बड़ी खोखली हो चुकी है। किसी जमात के क्या नज़रिया हमें आज तक नहीं पता चलता। तो एटलीस्ट ये जो कॉलेज कैंपसेज हैं, ये यूनिवर्सिटी कैंपसेज हैं, उधर तो ये रहनी चाहिए ताकि जो उनके इख्तलाफात हैं वो एक आइडियाज़ की बुनियाद पर हों, ना कि वो ये हों जी कि मैं जो है वो नवाज शरीफ के बहुत करीब हूँ या दूसरा जो है वो बिलावल भुट्टो के ज़्यादा करीब है। अगर ये होगा तो ये नफरत ज़्यादा बिकेगी, उधर नज़रियात नहीं होंगे। और हमारा पर्पज़ भी ये है कि जो हमारा एक स्टूडेंट है वो एक लीडर बन के उठे और उसके कुछ नज़रियात हों, वो एक इंटेलेक्चुअली ग्रो किया हो। तो मेरा ख्याल है कि जो इस पे हमें कदम रखने की ज़रूरत है या एहतियात की ज़रूरत है, जिस तरह आपने जिक्र किया, वो ये है कि हम इस चीज़ को डिस्करेज करें कि सियासी जमातें ज़रा थोड़ी सी एक ब्रेक लें। उधर की जो एक लोग हैं उनके इंटेलेक्चुअली लेफ्ट पे हैं या राइट पे हैं, इस बुनियाद पे उधर जो स्टूडेंट यूनियन है वो पनप सके। अच्छा लेना, क्या ये मुमकिन है? बड़ी अहम है इसमें, एक बात बड़ी अहम है कि जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, इन्हीं की ये तजवीज़ थी और इन्होंने इस बात का खुसूसी तौर पर हदायत दी थी और तमाम जो सिंडिकेट मेंबर्स हैं उन्होंने इत्तफाक किया था कि तलबा यूनियन बहाल होनी चाहिए, लेकिन उसका ना कोई लिसानी रंग होना चाहिए, ना उसका कोई जमाती रंग होना चाहिए, सियासी ख्यालात होने चाहिए। और इसके ऊपर जो सेक्रेटरी जो थे एजुकेशन, सेक्रेटरी एजुकेशन वसीम अजमल हैं, उन्होंने बाकायदा चीफ जस्टिस के साथ उनका मुकालमा हुआ था और वो ये कह रहे थे कि सियासी जो ख्यालात रखना तो गलत बात नहीं है और चीफ जस्टिस ने इस बात को माना था। इस बात पे ये बात हदायत दी गई थी कि इसका लिसानी रंग भी ना हो और इसका जमाती रंग भी ना हो, ताकि वायलेंस ना आए। अमली तौर पर किस तरह से मुमकिन है? ये अमली तौर पर किस तरह से मुमकिन है? क्या हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अलीना मेरे ख्याल अमली तौर पे ये पहली बात तो हम जो इनिशियली कर सकते हैं, कोई चीज़ें होती हैं वक्त के साथ साथ एक इर्तिका के अमल से गुजरती हैं। इनिशियली तो ये है कि ये जो टाइटल है ना कि पीपल स्टूडेंट फेडरेशन या मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन या इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, ये इस तरह के नहीं होने चाहिए। बेशक यानी कि आप उनको ये नहीं कह सकते कि उनके कोई ना कोई सियासी ख्यालात होंगे, जरूर होंगे, लेकिन ये जो बैनर इस्तेमाल करते हैं ना, ये नहीं होने चाहिए। इनिशियली तो हमें इस चीज को डिस्करेज करना चाहिए। उसके बाद जो फिर इवॉल्व होते जाएंगे, कोई कैंपस की एक अपनी पॉलिटिक्स या नजरियात जो है वो ग्रो करते जाएंगे। जिस तरह हम मन वगैरह में देखते हैं कि डिबेट्स होती हैं, दो ख्यालात होते हैं, उस तरह का आप कहना चाह रहे हैं कि लेफ्ट और राइट विंग बना दें या इस टाइप का कुछ कर दें? हाँ, इनके कोई आइडियाज पर डिबेट होनी चाहिए ना। लेट्स से कि अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, या ये है कि जिस तरह अमेरिका में एक डिबेट चल रही होती है कि गवर्नमेंट का साइज बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कि जो एक प्राइवेट सेक्टर है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए या पब्लिक जो लेबर है उसको ज्यादा वैल्यू करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इस बुनियाद पे ये चीजें हमारी सियासत में भी नहीं रहेगी, हमें कोई आइडिया नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही है। बड़ा अहम एक और टॉपिक हमने डिस्कस करना है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हम हमेशा जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान से बहुत से लोग बाहर जाना चाह रहे हैं और कुछ लोग अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तारीखी तौर पर गए भी हैं, लेकिन अब आज कायमा कमेटी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बहस हुई जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक दिलचस्प बात सामने रखी है। उन्होंने कहा कि ख़ासकर ये सऊदी अरब और इराक़ में प्रॉब्लम बड़ी आ रही है कि हमारे जो लोग बाहर जा रहे हैं उनमें बड़ी तादाद स्किल्ड लेबर की नहीं, गदागरों यानी भिखारियों की है। अपने तज्ज़ियाकारों के सामने हमने ये सवाल रखा है कि ये जो डिलेमा है इसमें मौजूदा सूरत हाल का ज़िम्मेदार है कौन और इसका हल क्या है? महमद, देखिए अलीना, जो मुल्क होते हैं ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्डवेयर से नहीं बनते, मुल्क बनते हैं सॉफ्टवेयर से। और
जो सॉफ्टवेयर होता है ना एक मुल्क का, वो होते हैं उसके लोग, उसके अंदर लोगों में आपने बेसिकली इन्वेस्ट करना होता है। हमारा मसला ये है कि हमने ना एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट किया, पिछले आप 75 साल के अंदर देख लें, ना हमने कोई स्किल्ड लेबर ट्रेनिंग सेंटर इस तरह की चीज़ों में किया। अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मुझे एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बात बताई कि मलेशिया ने 50,000 माली की, उन्होंने कहा कि मालियों की जो है उनके पास है ज़रूरत, तो पाकिस्तान ने सोचा कि हम 50,000 लोग जो है उधर भेज देते हैं, माली तो हमारे पास बहुत है, तो यहाँ पे जाहिर बात है एक अनएम्प्लॉयमेंट भी है तो वो भी कम होगी और फिर रेमिटेंसेस भी आएंगे। हुआ क्या कि जब उनसे पूछा गया कि जी सर्टिफिकेशन है इनकी कोई मालियों की कोई ट्रेनिंग, वो कुछ भी नहीं था। हमारे यहाँ इस तरह के सेंटर्स ही नहीं है जो ट्रेनिंग करते हैं। आप देखिए इंडिया की हम बात करते हैं, उन्होंने पिछले दोनों को इकट्ठे आज़ादी मिली थी, उधर IITs हैं, उधर उनकी यूनिवर्सिटियों के आप लेवल देखें, हम बहुत मुकाबला करते हैं ना उनके साथ। उनके लोग जो है वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के CEOs हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs हैं और हमारे आपको नहीं नजर आते। इसकी वजह यही है, ना हमारे पास एजुकेशन अच्छी है, ना हमारे पास जो है वो स्किल ट्रेनिंग देने के कोई सेंटर्स हैं। एजाज अलीना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो तालीम के हवाले से जब हम इंडेक्स देखते हैं तो हम रवायती तालीम की इंडेक्स देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट कर लिया, ग्रेजुएशन कितने ने कर ली। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा अलमिया है कि स्किल्ड एजुकेशन के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। स्किल्ड एजुकेशन की सिर्फ पूरी दुनिया में नहीं, खुद पाकिस्तान को भी स्किल्ड एजुकेशन की ज़रूरत है। आज भी आप देखिए कि पाकिस्तान से बहुत सारे जो लोग हैं, यंग लोग हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं। बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो बगैर किसी स्किल के जाना चाहते हैं। उनके हाथ में FA BA की डिग्री है, मास्टर्स उन्होंने सोशल साइंसेज में किया हुआ है और वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं बगैर किसी स्किल के। और बैरून मुल्क के जो लोग हैं यहाँ या जहाँ वहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उनके लिए मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि उनके पास स्किल्ड एजुकेशन नहीं है। और हमने भी जो स्किल्ड एजुकेशन के लिए जो हमारे तालीमी इदारे हैं उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी। आप देख लीजिए कि गुज़िश्ता, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कीजिए, गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर ही आप खाली पंजाब और सिंध का ही हिसाब लगा लें कि स्किल्ड एजुकेशन के लिए कितने इदारे आपने नए तामीर किए हैं, आपकी आबादी किस तेज़ी से ऊपर बढ़ी है और उसको कैटर करने के लिए कितनी ज़्यादा आपने को फ़रोग देने के लिए किए हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर हमारी तवज्जो नहीं है। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि कंपैरिजन जब हम करते हैं, और ये बड़ा डिफ़िकल्ट है, कि 1958 में हिंदुस्तान ने IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना लिया। और हम यहाँ पर अभी तक जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लेवल का कोई तालीमी इदारा नहीं बना सके। साहब आपकी क्या इसके ऊपर राय है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को छेड़ा है, उसके पास मेरी पूरी दास्तान है। मुझे एक सिर्फ बात मैं दोहरा दूं, मैं बैठा था 1980-81 के अंदर अमेरिका में क्लास में, तो टीचर ने कहा कि मुझे आज थोड़ा सा एक जिसको कहना चाहिए इजी टाइम था, तो कोई ऐसा था कि मुझे बताएं कि अपने पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को और यहाँ जो आपके साथ जो आपके जो कॉन्टेम्परेरी स्टूडेंट्स हैं USA के अंदर, इनका कंपैरिजन करो। हर एक ने अपनी बात की, मैंने एक हरफी जवाब दिया। मैंने कहा मेरा ख्याल है कि आपका जो बेस्ट स्टूडेंट है और जो पाकिस्तान का बेस्ट स्टूडेंट है, वो आपके बेस्ट स्टूडेंट अगर बेहतर नहीं है तो एट पार है। क्राइसिस है कि जो हमारा एवरेज स्टूडेंट है वो आपके एवरेज स्टूडेंट से बहुत पीछे है। फिर हम बताते हैं जी देखें ये IIT ये बेकार में नहीं मिले, ये पॉलिसी के तहत मिले हैं। आज तक आपकी लियाकत अली खान से लेके और आखिरी तकरीर जो मैंने सुनी थी जिसमें टेक्नोलॉजी की भीख मांगी गई थी, वो जुनेजो गया था, मुझे नहीं पता उसके बाद किसी मांगी नहीं। मैंने सारी आर्काइव में वो तकरीरें देखी वजीर आजम की। अमेरिका आए, उन्होंने कहा जी हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, उन्होंने कहा नहीं आपको प्रोडक्ट चाहिए। हमें उन्होंने क्या दिया? सीमेंट फैक्ट्री दे दी, हमें खाद फैक्ट्री लगा दी 1952 में। उनको क्या लगा के दिया? यूनियन कार्बाइड लगा के दिया, उनको IIT लगा के दिया। इंडिया के जो पहले 5 IIT बने, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, बरतानिया, अमेरिका और रूस,
रूस और अमेरिका एट पार थे। इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अभी गूगल करे तो सारे बिटवीन 48 और 51 लगे। उसके बाद इंडिया ने बहुत सारे लगाए। देखिए हमारे यहाँ मेरिट पे दाखिल होते हैं। मुझे कोई पाकिस्तान की पिछले 50 साल हिस्ट्री में, 70 साल हिस्ट्री में कोई बता दे कि इंजीनियरिंग में या मेडिकल में या किसी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर या कई यूनिवर्सिटी के अंदर मेरिट छट के दाखिला हुआ। असल क्राइसिस है कि आपका एक जनरल डिके आए हुए, आपकी एजुकेशन जो है उसका सत्यानाश हो चुका है। आप लैंग्वेज का तय नहीं कर सके। 75 साल में आईने पाकिस्तान ने कहा आर्टिकल 251 कि इस मुल्क आप दुरुस्त कह रहे हैं, इसका एक पहलू है। और उमर आप कहिएगा। अच्छा, बकारियों की जो बात है ना, मेरी नजर में और मैंने कई लोगों से चेक भी किया है, हमारा जो सफारतखाना है सऊदी अरब में उधर भी चेक किया है, मैंने ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन से भी चेक किया है। ये बकारियों की बात जो है ना जरा ओवर एग्जेजरेटेड है। बकारी जो है ज्यादा जाते हैं, ये नहीं मतलब कि जितने हमारे उधर सऊदी अरब में लोग कैद हैं सारे बकारी हैं, ये ज्यादा जाते हैं इधर उम्रे के वीजा पर। और ये जो मुकद्दस मुकामात हैं उधर ये भीख मांगते हैं और ज्यादा पाकिस्तानियों से भीख मांग रहे होते हैं। एक तो ये इशू है, कोई उनकी कोई बहुत ज्यादा तादाद नहीं है, लेकिन अगर वैसे आप मुझे पूछें कि पाकिस्तानी जो कि इस टाइम जेलों में है वो कोई 4 से 5 लाख के दरमियान है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो लोग इधर से एक वर्क वीजा पर भी जाते हैं, बाज का जो इनको इधर से ले जाने वाले हैं मिसगाइड करते हैं और उधर जाते हैं तो पता चलता है कि वो इस काम के अहल ही नहीं है। उधर जाके वो बेचारे एक तरह के वो इनवैलिड हो जाते हैं और बाद में वो इंतजार करते रहते हैं जॉब के और वो उनका एक ओवरस्टे का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। लेकिन यह है कि एक तो हमारी ये कैटेगरी है, ज्यादातर लोग जो हैं इस तरह के हैं, बकारियों की तादाद कम है। बकारी इधर भी पाए जाते हैं या जो जिस तरह उधर इराक में जाते हैं कोई ज़ियारत के लिए तो उधर भी ये बकारी जिधर जिधर। अच्छा उमर, क्योंकि आपकी इसके ऊपर रिसर्च है। अलीना, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि पाकिस्तान के 22 अजला हैं जिन पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक गैर एलानिया तौर पे पाबंदी लगाई हुई है कि ये नहीं है कि वो उसको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करते। और मैं आपको जो मुतलका लोग हैं उनसे मैंने चेक करके मैं आपको बता रहा हूं रीजन क्या है कि उधर भी एक जो एलिमेंट आ रहा है वो बकारी का आ रहा है। अच्छा। तो ये भी है, बकारी का एलिमेंट भी है, क्राइम का एलिमेंट भी है। और इस तरह के लोगों का नुकसान ये है कि उन्हीं इजला के जो बड़े काबिल लड़के हैं या जो कि डिजर्विंग लड़के हैं जो कि लेबर क्लास में भी जा सकते थे, उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, मुझे ये बताया गया है, हम जब इस टॉपिक के बारे में कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, तो ये बताया गया है कि ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, उन्होंने तो बाकायदा एक काम बनाया हुआ है कि वो जो गैंग्स होते हैं गदागरी वाले उनसे पैसे लेते हैं, कुछ कमीशन उनसे लेते हैं, फिर कहते हैं वहां पे जाके तुम लोग बनवाओ, पैसे बनाओ, जो भी भीख मांग के पैसे वापस लेके आओगे वो तुम लोग, या इस तरह कुछ कमीशन बेसिस पे भी काम हो रहा होता है। अलीना, अभी आपने शायद आपकी नज़र से खबर गुजरी होगी कि जो इस तरह के हज या उम्रे पे भेजने वाले जो ऑपरेटर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, इनके हवाले से भी सऊदी अरब ने भी इनको कहा है कि उनकी तादाद कम करें। और बड़ा उन्होंने कोई आप समझें कि जैसे को 50,000 या पता नहीं कितने लोग हैं जिनको इस तरह के लाइसेंसेस मिले हुए हैं और उन्होंने उनको कुछ चंद हज़ार तक महदूद कर रहे हैं। और उसमें एक ये एलिमेंट भी है, ये एक शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है कि ये बाकायदा एक रैकेट की शक्ल में लोग ऑपरेट कर रहे हैं। और इसी तरह ये जो दूसरे लोग हैं जो कि इधर से लोगों को लेबर क्लास में भेजते हैं और मिसगाइड करके आमतौर पर उनसे एक प्लेन पेपर पर साइन करा लेते हैं एग्रीमेंट, बाद में उधर जाते हैं वो पता चलता है कि इनको गलत जगह पर भेज दिया गया है और मिसगाइड किया गया है। उस हवाले से जो पाकिस्तान की जो बड़ी कंपनीज हैं वो 3-4 कंपनी से उनकी भी शिकायत आई हैं। मेरी कोई एक फॉर्मर एम्बेसडर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमने उनके खिलाफ एक्शन लेने के भी कहा है, बाज़ होता नहीं है, हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी का बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।